पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को बाकी लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर उन्हें कॉफिन मिलना था, लेकिन तभी वहां पर जाओ ये और कॉपसैक का एक एल्डर पहुंच चुका था। वो दोनों भी यहाँ पर जो थर्ड लेयर है उस जगह की वहां पर जाना चाहते थे। इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। इनकी फाइट इतनी खतरनाक थी कि इस वजह से पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन वाली जगह थी वो पूरी हिलने लग जाती है, मानो कि अब वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जितनी भी सेलेस्टियल एनर्जी थी वांग और बाकी लोग वहां पर उसे कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से वो यहाँ पर आए, खाली हाथ तो नहीं जा सकते थे। लेकिन जैसे वो कलेक्ट करके जा रहे थे वो एल्डर यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को पकड़ लेता है और उसके अंदर अपनी पावर डालने के बाद जाओये से लड़ने के लिए तैयार था, ताकि उसके अटैक की वजह से अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन वाली जगह ना टूटे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जाओये ने डीमन के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। वो उसके अंदर अपनी पावर डालकर उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है और अब डीमन जाओये की तरफ से रेड बटरफ्लाई उस एल्डर की तरफ से दोनों आपस में लड़ने वाले हैं। जाओये डीमन से कह रहा था कि इससे तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें खुद भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह का आर्टिस्टिक कंसेप्शन मेरा है और मेरे आर्टिस्टिक कंसेप्शन का तुम इस्तेमाल कर पाओगे। जिस वजह से वो डीमन खुद के अंदर बहुत ज्यादा पावर को महसूस कर पा रहा था। वो जो एल्डर था यहाँ पर कह रहा था जाओये से कि देख, मैंने एक लड़की को पकड़ा है जिसके पास फायर एलिमेंट की पावर है और तूने एक बंदे को पकड़ा जो कि डीमन जैसा है। दो काम के बंदे को हमने पकड़ लिया, लेकिन एक यूजलेस और सबसे घटिया वाला बंदा बच चुका है। तो वो वांग से कहता है कि ए बच्चे निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि तू मर जाए। तुझे छूट मिली है, तू भाग सकता है तो भाग ले। जबकि उसको क्या पता था कि उन दोनों का बाप तो अकेला वांग ही है। वांग को अच्छा मौका भी लगा था तो वो फट से वहां से भाग लेता है कि नेकी और पूछ मौका मिला तो क्यों ना भागू मैं यहाँ से। इस चीज को देखकर रेड बटरफ्लाई उस एल्डर से कहती है कि एल्डर खत्म कर दे इस वांग को, यहाँ पर तूने उसको खत्म कर दिया तो मैं अपने खुद की मन से अपनी पूरी बॉडी तुझे दे दूंगी, जितना चाहे तू मेरी पावर का इस्तेमाल कर। बस ये करने से पहले तुझे इस वांग को मारना पड़ेगा क्योंकि मैं सबसे बड़ा दुश्मन है ये सुनकर वो एल्डर फट से वांग के ऊपर अटैक करने की तैयारी शुरू कर देता। वो अपने डिमोनिक अटैक को सीधा वांग के ऊपर करते जा रहा था। वांग को उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो शुरुआत में 2-4 अटैक से बचता है और अपना फ्लैग निकालने के बाद अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। वो एल्डर को धमकाते हुए कहता है कि तू नहीं चाहता कि ये पूरी की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाए, यहाँ तक कि इमॉर्टल रैम भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मुझ पे अटैक करने के बारे में सपने में भी मत सोचना, इससे सिर्फ तू बर्बाद होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फ्लैग और रेड लाइटनिंग को देखकर कॉपसैक के एल्डर की हवा निकल चुकी थी कि भाई साहब ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है, लगता है मुझसे भारी मिस्टेक हो गया, इसके ऊपर ही कंट्रोल लेना चाहिए था। ये इतना ज्यादा खतरनाक है, तभी तो ये रेड बटरफ्लाइज को मारने के लिए चाह रही है। ये अगर अब रेड लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट कर लेता है ना, तो इससे जो थंडर ट्रिब्यूलेशन बनेगा वो पूरा इमॉर्टल रैम भी डिस्ट्रॉय करने के लायक है। तो इससे पंगा ना ही लेना बेहतर रहेगा। ऐसा हुआ तो हम सब यहाँ पर मर जाएंगे, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा, ये बचा रहेगा, उसके अलावा सब मर जाने वाले। तो अपने सारे अटैक को पीछे कर लेता है और वांग को वहां से भागने देता है कि भाग जा तू भाई यहाँ से। इसके बाद वांग अकेले में आकर कह रहा था कि लगता है मैंने यहाँ पर अपनी दहशत जमा दी, अब मैं यहाँ पर सुकून से रह सकता हूँ। किसी के अंदर इतना जिगरा नहीं होगा जो मुझे हाथ लगा कर देख सके। मेरी पावर देखकर लोगों की हवा वैसे ही टाइट हो गई है, तो मैं आराम से यहाँ पर सबकी फाइट देखे। तो वहीं जाओये ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की जो सोल थी उसको डीमन के अंदर ही डाल दिया था, जिसकी मदद से वो कुछ टाइम के लिए इनफैंट ट्रांसफॉर्मेशन रैल्म की पावर का इस्तेमाल कर सकता है। वो पावर बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। ये देखकर वो जो कॉपसैक का एल्डर था उसने भी यहाँ पर अपने इविल ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था। वो पूरा ड्रैगन ही सीधा रेड बटरफ्लाई के अंदर घुसेड़ देता है, जिस वजह से रेड बटरफ्लाई बिल्कुल भूतनी जैसी लगने लग गई थी, क्योंकि उसके अंदर पूरी तरह से इविल पावर जा चुकी थी और अब वो खुद के कंट्रोल में भी नहीं होती है। जिसके बाद कॉपसैक का जो एल्डर था वो अपनी पावर की मदद से अपना जो तीर कमान होता है उसे रेड बटरफ्लाई को थमा देता है, ताकि इसकी मदद से रेड बटरफ्लाई सीधा डीमन के साथ फाइट कर सके। रेड बटरफ्लाई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला तीर चला देती है सीधा डीमन की तरफ, लेकिन डीमन ने अपने पंच की मदद से उस तीर को डिस्ट्रॉय किया था और यहाँ पर बहुत जोर का धमाका हो जाता है। वांग ये फाइट देखकर कह रहा था कि दोनों की यहाँ पर जो फाइट हो रही है ना, इस वजह से रेड बटरफ्लाई और ये डीमन दोनों कुछ टाइम के लिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की पीक स्टेज की पावर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ इस एल्डर और जाओये के पावर की वजह से। इस वजह से इनका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से एक दूसरे को लग रहा है। जाओये बाहर से तो यहाँ पर डीमन को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में खाली टिंगर ही होती है, जिसके बारे में वो सोच रहा था कि मैं टिंगर के साथ बैठा हूं। इसके बाद वो जो जाओये होता है वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह के हाई लेवल के वेपन को बना रहा था, ताकि वो वेपन डीमन को दे सके। जैसा कि रेड बटरफ्लाई के पास वो तीर कमान है, तो अब यहाँ पर वो वेपन आ भी जाता है जो कि एक कुल्हाड़ी था। वो कुल्हाड़ी वो डीमन को दे देता है ताकि डीमन अब कुल्हाड़ी की मदद से अटैक कर पाए। ये कुल्हाड़ी बहुत ज्यादा कमाल की और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रही थी। ये कुल्हाड़ी कितना भी अटैक क्यों ना हो जाए ये जल्दी नहीं टूटेगी और ये किसी भी तरह के अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। जाओये की जो पावर थी वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी, जिसको समझ पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद वो जो डीमन था वो कुल्हाड़ी को सीधा रेड बटरफ्लाई की तरफ ही चला देता है, लेकिन रेड बटरफ्लाई को इससे कोई नहीं फर्क पड़ रहा था। उसके पास तो ऑलरेडी ज्यादा पावर थी ही और एल्डर की पावर भी तो उसके पास आ चुकी थी। इस वजह से वो अपनी
पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके पास जो 5 एलिमेंट वाली पावर थी उन सभी 5 एलिमेंट की स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिट आई थी वो सिर्फ 4 ही एलिमेंट वाली थी, क्योंकि एक एलिमेंट को तो वांग ने पहले से ही खाकर हजम कर लिया है, मतलब कि उसकी पावर वो पहले से ही कंडेंस कर चुका है, जिस वजह से वो स्ट्रॉन्ग अटैक उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा था जितना कि उसको होना चाहिए। और तब भी वो यहाँ पर कैसे भी करके उस कुल्हाड़ी के एक अटैक को तो रोक लेती है, पर इससे रेड बटरफ्लाई की हालत और उसी के साथ साथ एल्डर की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि 5 एलिमेंट की पावर होती तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड बना लेती कि वो कुल्हाड़ी का अटैक आसानी से हो जाता खत्म। लेकिन 5 एलिमेंट बराबर ना होने की वजह से वो अटैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया था, तो इस वजह से एल्डर अब भड़क चुका होता है। तो वो रेड बटरफ्लाई को और ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए एक और स्ट्रॉन्ग अटैक बनाने लग जाता है, जहाँ रेड बटरफ्लाई ने अपने उसी फ्लावर को बाहर निकाल लिया था और वो फ्लावर को बहुत ज्यादा बड़ा करते हुए उसे सीधा डीमन के कुल्हाड़ी की तरफ ही भेज देती है, ताकि वो कुल्हाड़ी को डिस्ट्रॉय कर सके। जैसे ये दोनों आपस में टकराए थे, धमाका इतना खतरनाक था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सब कुछ पूरा तहस नहस हो जाता है, लेकिन तब भी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई का अटैक कमजोर ही था। इस वजह से रेड बटरफ्लाई की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो कुल्हाड़ी इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो हर एक अटैक को खत्म किए जा रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था उसको। इस चीज को देखकर एल्डर एकदम ज्यादा भड़क चुका था कि ज़ाओयी को अब मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने यहाँ पर मेरा इतना सारा अटैक डिस्ट्रॉय किया, यहाँ तक कि अब तो ये रेड बटरफ्लाई भी कोई काम की नहीं रही। तो अपनी बहुत ज्यादा हाई लेवल की ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसे सीधा उसी कुल्हाड़ी की तरफ ही भेज देता है, ताकि कुल्हाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाए तो ज़ाओयी का सबसे खतरनाक वेपन खत्म हो जाएगा। वो ड्रैगन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अपनी दांत से ही दबा लेता है कुल्हाड़ी को, और देखते ही देखते ऐसा लग रहा था कि कुल्हाड़ी टूट जाएगी। लेकिन कुल्हाड़ी का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर वो जो कॉप्सैक का एल्डर था उसकी हालत जरूर खराब हो चुकी थी। वो बहुत दूर जाकर फेंका चुका था, मानो कि अब वो ढंग से खड़ा तक नहीं हो पाएगा। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर ही चुका है। वांग भी हैरान था कि ये ज़ाओयी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। इसको जो सबसे ज्यादा पावर देता है वो इसका दाव हार्ट है। इसका हार्ट काफी ज्यादा प्योर और हाई लेवल की एनर्जी से बना हुआ है, वही है जो इसको यहाँ पर इतना ज्यादा मजबूत बनाता है, और यही वजह से उसने इस एल्डर को आज यहाँ पर हरा दिया। मुझे अभी तक यही नहीं समझ में आया कि इसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन कैसा था, लेकिन जो भी था वो बड़ा ही मिस्टीरियस था, जो इसके दाव हार्ट के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। न जाने मेरा दाव हार्ट कैसा होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा, मुझे तो इसके बारे में खबर भी नहीं है। वही रेड बटरफ्लाई जिंदा तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा अपनी हालत को खराब कर चुकी थी। वो अब ढंग से खड़ी तक नहीं हो पा रही होती है, जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर वो जो ज़ाओयी था उसने डीमन के ऊपर से अपनी पावर को बाहर निकाल लिया, क्योंकि उसने एल्डर को मार दिया। तो अब वो यहाँ से रिटर्न जा, लेकिन तभी यहाँ पर वो जो एल्डर होता है वो होश में आ जाता है, क्योंकि वो मरा नहीं था, बस वो मरने का नाटक कर रहा था। और उसने एक स्ट्रॉन्ग अटैक करते हुए सीधा का सीधा ज़ाओयी की बॉडी के अंदर से टिंगर को घसीट के बाहर निकाल लिया था। एल्डर कह रहा था कि अब मैं इस टिंगर को नहीं छोड़ूंगा, जितनी मेरी पावर खत्म हुई है ना, मैं इसकी बॉडी से पावर निचोड़ कर सबको रिकवर कर लूंगा। उसने अपनी किसी तरह की सोल को बाहर निकाल लिया होता है, जो कि एक दूसरे इंसान जैसा लग रहा था, और वो सोल बाहर निकल कर आने के बाद ज़ाओयी के साथ भिड़ जाती है। ज़ाओयी बस एल्डर को देखकर चिल्ला रहा था कि एल्डर मुझे मेरी टिंगर वापस कर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो एल्डर की दूसरी सोल थी उसने तो ज़ाओयी को पकड़ कर रखा था, वो उसे कहीं जाने ही नहीं देती, और तब तक के बड़े आराम से वो एल्डर टिंगर को लेकर यहाँ से जा रहा था। ये देखकर ज़ाओयी एकदम ज्यादा भड़क जाता, उसे पुरानी बातें याद आने लग गई थी कि कब पहली बार वो टिंगर के साथ मिला था, कैसे वो उसके साथ रह रहा था। टिंगर के साथ बिताए वे सारे पल उसको यहाँ पर याद आने लग गए थे। जब वो अपने सेक्ट में था तो उसके सेक्ट वालों ने उसको बहुत ज्यादा चिल्लाया था कि तू यहाँ का एक लीडर बन सकता था, लेकिन तूने यहाँ पर सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो भी सिर्फ इस टिंगर के लिए जो कि एक लाश है। तूने सारी इमोर्टल चीजें जो थी वो सबको तूने बर्बाद कर दिया सिर्फ इसकी लाश को प्रोटेक्ट करने के लिए। तू ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? इसलिए तू कोई हकदार नहीं है हमारे इस सेट का लीडर बनने के। लेकिन इससे ज़ाओयी को कोई घंटा ही नहीं फर्क पड़ा था। वो अपना सेक्ट वर्क सब कुछ छोड़कर निकल चुका था, बस टिंगर के साथ चलते हुए। उसको सिर्फ टिंगर चाहिए थी, उसको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं था। इस वजह से यहाँ पर ज़ाओयी का नाम पड़ा पागल आदमी, जो कि लाशों के लिए पागल है। सच में वो एकदम पागल ही था। ज़ाओयी इस चीज को याद करके बहुत ज्यादा भड़क जाता है, तो वो जो एल्डर की दूसरी सोल थी उसको उठाकर दूर फेंकता है और वापस से एल्डर के साथ भिड़ जाता है, ताकि उससे अपनी टिंगर को वो छीन सके। देखते ही देखते दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। वो बस एल्डर से कह रहा था कि मुझे मेरी टिंगर वापस कर, वरना मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तू सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन एल्डर तो वो जो उसके पास पगोड़ा था उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसी के अंदर तो उसने टिंगर को रखा है। टिंगर उसके पास रहेगी तो वो खुद को अच्छे से रिकवर भी कर सकता है और पावरफुल भी बना सकता है, इसलिए वो टिंगर को नहीं छोड़ना चाह रहा था। लेकिन ज़ाओयी को तो टिंगर चाहिए ही थी, क्योंकि वो उसको पसंद करता है। इसी हाथापाई में वो जो पगोड़ा था वो टूट जाता है और उसके अंदर से टिंगर बाहर निकल कर आ चुकी थी। ज़ाओयी जल्दी से भाग के जाता है और टिंगर को अपने गोद में उठा लेता है, ताकि टिंगर को कहीं यहाँ पर चोट वगैरह ना लग जाए। वो एक लाश के लिए अपना सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार था। इसके बाद वो फिर से पुरानी चीजों को याद करने
करने लगता है और उससे कहता है कि टिंगर, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते कि तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो। वो बस तुम्हें एक लाश समझते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें हर खतरों से बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हर खतरों से तुम्हें बचाऊंगा। टिंगर की लाश जैसे ही बाहर निकल कर आई थी वो इतनी ज्यादा ब्राइट होती कि लोग ढंग से उसको देख नहीं पा रहे थे। वो इतनी ज्यादा अपने अंदर से ऑरा बाहर निकाल रही थी। किसी ने इतनी खूबसूरत चीज इससे पहले आज तक नहीं देखी थी। पूरा रोशनी से भर गया होता है। उसकी लाश को पगोड़ा से बाहर निकालने के बाद ये पूरा इलाका, कॉपसेक का एल्डर तो कह रहा था कि वाह कितनी सुंदर है। जब ये जिंदा रही होगी तब तो लाखों लोग इसके ऊपर मरते रहे होंगे, क्योंकि ऐसी सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। काश ये जिंदा होती तो मजा ही आ जाता। वो जावी से कहता है कि देख, मैंने अपनी एक सोल को तो खो दिया तेरी वजह से, लेकिन अब मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो किसी तरह के स्पिरिचुअल चेन को बाहर निकालता है। उसकी मदद से उसने जावी को यहाँ पर पकड़ लिया था। जावी की जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड डेवल वाली स्पिरिट होती है वो उसके कंट्रोल में जा चुकी थी। वो टिंगर को लेते हुए जावी से कहता है कि तू अपनी जो ये तेरी सोल है ना उसको फटाफट से अपनी फिजिकल बॉडी के अंदर डाल ले। क्या पता बाद में पता चला कि तेरी सोल भी गई, तेरी फिजिकल बॉडी भी गई, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। भूल जा, तू नहीं बचा सकता टिंगर को मुझसे, तू अब खत्म होने वाला है। ये सुनकर यहाँ पर वो जो जावी था वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। तो पूरे गुस्से के साथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है कि सब चेन वेन टूट जाती है। और वो चेन तोड़ने के बाद सीधा एल्डर के पीछे ही भाग चुका था। वो जो एल्डर था उसकी जो दूसरी वाली सोल थी वो वहां पर एक बैरियर बना लेती है ताकि जो जावी उनकी तरफ बढ़ रहा है वो उसको रोक सके। लेकिन उनका बैरियर भी क्रैक खाने लग जाता है क्योंकि जावी अब पागल हो चुका था। वो एकदम पगला गया था कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, मैं सबको यहाँ पर खत्म कर दूंगा, बस मुझे मेरी टिंगर वापस चाहिए। वो अपनी सोल को, अपनी फिजिकल बॉडी को सबको जलाकर बर्बाद करने के लिए तैयार था कि उसको कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टिंगर को वो हासिल करके ही रहेगा। आधा से ज्यादा पूरा का पूरा जो फ्रेगमेंट वाला इलाका था ऐसा लग रहा था कि वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एल्डर समझ चुका था कि ज्यादा देर तक के यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। बाहर में गए ये टिंगर का ये लेकर अचारी डाले तो वो टिंगर को यहाँ पर धक्का मारते हुए फेंक देता है और जावी से कहता है कि रख ले तू इसको, मैं तो जा रहा हूँ, तू मरेगा यहीं पे मरेगा तू। टिंगर जैसे ही वहां से नीचे गिरने वाली थी जावी भाग कर उसके पास जाता है और उसके पास जाने के बाद उसने उसको गोद में उठा लिया था। वो उससे कहता है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता, तो देखो हमने वापस से एक दूसरे का साथ पा लिया। एल्डर को भी हमारे सामने झुकना पड़ा, उसने तुम्हें लौटा दिया, हम एक साथ जिएंगे और एक साथ ही मरेंगे। जबकि टिंगर तो यहाँ पर पहले ही मर चुकी थी। बारी थी जावी की, तो जावी भी मरने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फ्रेगमेंट वाला जो हिस्सा टूट रहा था तो रेड बटरफ्लाई यहाँ से भागने की कोशिश करती है, वरना वो भी यहाँ पर फंस कर मर सकती है। इस चीज को देखकर वांग कहता है कि इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा, इसने बहुत बार मेरी जान लेने की कोशिश की है और आगे भी मेरी जान लेने की कोशिश करेगी, तो यही अच्छा मौका है, ये अभी कमजोर है तो मैं इसकी जान ले सकता हूँ। तो जैसे ही रेड बटरफ्लाई वहां से जाने वाली थी वांग वहां पर आता है और अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है ताकि यहाँ पर से रेड बटरफ्लाई को जाने ना दे। रेड बटरफ्लाई घबरा चुकी थी कि वांग को क्या हो गया, ये क्या करना चाहता है मेरे साथ अभी। वांग कहता है मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ, जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर